वेलकम टू स्टडी फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड पोटेंशियल का कुछ रिमेनिंग पार्ट। तो जो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल placed in an इलेक्ट्रिकल फील्ड। सो हम लोगों को देखना है किसी डाइपोल के ऊपर क्या टॉर्क लग रहा है जब वो कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड में प्लेस्ड किया गया है। तो आइए देखते हैं इसमें हमारे पास क्या होगा। जब भी हम डाइपोल कहते हैं तो इसका मतलब होता है टू चार्ज एट स्मॉल सेपरेशन। तो हमारे पास इफ सपोज ये माइनस ऑफ क्यू चार्ज है और ये प्लस ऑफ क्यू चार्ज है और इनके बीच का कुछ सेपरेशन है। सो ए और बी हमारे पास ये दो पॉइंट हैं। सपोज़ यहाँ पर हमने कोई एक पॉइंट लिया ओ और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड है ई जिसके इन्फ्लुएंस में इस डाइपोल को अगर रखा गया है। सो हम लोग अब यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि इस डाइपोल की वजह से इस इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से इस क्यू चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो क्यू ई फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। सपोज उसको हमने F1 फोर्स कहा और इसके नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो वो फोर्स लग रहा होगा वो भी क्यू ई मैग्नीट्यूड का ही होगा और उसको हम लोग F2 फोर्स कह रहे हैं। सो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड का वेक्टर है। सो इस तरह हम लोग लिखेंगे, ये भी वेक्टर है तो इस तरह हम लोग लिखेंगे। तो अगर अब हम लोगों को किसी ओ पॉइंट पर जो है इसका इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का टॉर्क देखना है अबाउट ओ पॉइंट, तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे कि ये जो हमारा डाइपोल का एक्सिस है और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड का एक्सिस है उनके बीच ये एंगल हमारा कुछ थीटा है। तो अब हम ओ पॉइंट के अराउंड हम लोग टॉर्क देखेंगे। सो द टॉर्क का दो कंपोनेंट होगा, एक F1 फोर्स की वजह से और एक F2 फोर्स की वजह से। तो हम लोग क्या कहेंगे, द टॉर्क ऑफ F1 अबाउट ओ जो होगा वो किस प्रकार से होगा। तो देखिए ये जो हमारा ओ पॉइंट है, सो ओ बी वेक्टर जो होगा उसको अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो कुछ इस डायरेक्शन में एक्सटेंड होगा। सो ये हमारा आर का डायरेक्शन है। अगर इससे हम इसको एफ़ की तरफ कर्ल करेंगे, इससे अगर हम इसको एफ़ की तरफ कर्ल करेंगे तो देखिए ये कैसा दिखाई देगा, ये क्लॉकवाइज दिखाई देगा और हमारा जो थंब होगा वो इनटू द प्लेन जाएगा। सो फोर्स जो होगा यहाँ पर जो फोर्स होगा मीन्स टॉर्क जो होगा, सो टॉर्क को अगर हम लोग टाउ 1 से डिनोट करेंगे तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस है ये क्या है, ओ बी डिस्टेंस है। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं ओ बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ F1 फोर्स। तो ये हम लोगों को क्या दिखाई देगा कि Q क्रॉस प्रोडक्ट विथ ओ बी वेक्टर और ई वेक्टर के साथ हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है। तो ये हमको कैसा टॉर्क मिल रहा है, क्लॉकवाइज और इनटू द प्लेन, ये हम लोगों को बिकॉज ऑफ F1 फोर्स की वजह से मिल रहा है। सेम हम लोगों को जो है द टॉर्क ऑफ F2 अबाउट ओ जो हो जाएगा वो किस तरह से होगा। तो उसको अगर हम लोग टाउ 2 लिखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो ओ ए डिस्टेंस होगा। सो ओ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो डिस्टेंस लिखे वो ओ ए लिखे या ये ए ओ लिखे तो चलेगा, मीन्स वो मैग्नीट्यूड हम काउंट करेंगे। सो ओ ए वेक्टर हम लोग ले लेते हैं। तो इफ़ सपोज़ ये हमारा सेपरेशन है, मीन्स डिस्टेंस है फोर्स और उस पॉइंट के बीच का, तो हमारा ये डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो सकता है, मीन्स उस सेपरेशन का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो सकता है। अब हम अगर अगेन आर क्रॉस एफ करेंगे तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज, और हमारा थंब जो होगा जब फोर्स की तरफ कर्ल करेंगे फिंगर को तो इनटू द प्लेन चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं, जो इसके चलते जो टॉर्क T2 आएगा, सो ओ ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ F2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा ओ ए वेक्टर है वो ठीक है ओ ए,
और यहाँ पर जो फोर्स आ रहा है F2 वो बिकॉज ऑफ माइनस ऑफ Q चार्ज इंटू ई। सो इसको हम लोग इस तरह लिख लेते हैं। अब हम लोग को सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है, सो हम लोग इस तरह इसको लिख सकते हैं कि ओ ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ ई वेक्टर। और अगर हम लोगों को सिर्फ मैग्नीट्यूड देखने का हो तो लिख सकते हैं क्यू ओ ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ ई वेक्टर। तो अब देखिए ये दोनों ही, ये भी जो है वो टॉर्क लगा रहा है क्लॉकवाइज एंड इनटू द प्लेन। सो क्लॉकवाइज इनटू द प्लेन, ये भी टॉर्क का डायरेक्शन क्लॉकवाइज और इनटू द प्लेन है। तो अगर अब हम लोग नेट टॉर्क कंसीडर करेंगे, सो टॉर्क नेट हमारा क्या हो जाएगा, T1 प्लस टाउ1 और टाउ2 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या है, पहला जो है हमारे पास वो Q क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ओ वी वेक्टर विथ ई वेक्टर प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा Q क्रॉस प्रोडक्ट विथ ओ ए वेक्टर और ये हमारा ई वेक्टर। तो अब देखिए ये जो ओ ए और ओ बी है ये हमारा L/2 ही तो है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, या सपोज़ हमने इस लेंथ को अगर L मान लिया है, इस लेंथ को अगर हम लोगों ने L ले रखा है, तो ये जो हमारा लेंथ अगर L है तो हमने इस डिस्टेंस को सपोज सेंट्रल पॉइंट से लेंगे, या कोई भी डिस्टेंस अगर हम लोग लेंगे तो मान लीजिए ये x, ये L-x, उस तरह से भी चल सकते हैं। सपोज़ हमने यहाँ पर एक जेनरिक पॉइंट L/2 लिया है तो सेम ही रिज़ल्ट आएगा, तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो हो जाएगा L/2e और साइन थीटा। सिमिलरली इधर से हमारे पास क्या होगा Q इंटू L/2e साइन थीटा। अब अगर सपोज़ आपने L/2 की जगह कोई और लिया होता तो यहाँ पर x होता, यहाँ पर L-x होता, और उसको हम लोग इस तरह से ही डेकोरेट करते, फिर क्या कहते हैं उसका हम लोग कैलकुलेशन करते। सो देखिए ये दो सेम ही है, तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 2 इंटू क्यू इंटू L/2 और ये E हमारा साइन थीटा है। सो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। सो नेट टॉर्क जो हमारा आ रहा है वो QL/E साइन थीटा हो रहा है। अब देखिए Q इंटू L यही तो हमारा डाइपोल मोमेंट है, तो हम टॉर्क नेट को क्या बोल सकते हैं, जो हो रहा है वो PE साइन थीटा हो रहा है। सॉरी ये हमारा Q इंटू L जो है वो हमारा P होगा। सो फाइन, सो PE साइन थीटा हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ जो नेट टॉर्क बन रहा है वो क्रॉस प्रोडक्ट है डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिकल फील्ड का। सो अगर हम लोगों को नेट टॉर्क देखने का होगा तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो क्रॉस प्रोडक्ट होगा डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिकल फील्ड का। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो है वो नेट टॉर्क कितना होगा, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड किसी एक डाइपोल किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा हुआ है। तो अब जो हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल placed in a uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा डाइपोल रखा गया है तो उस पर क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये हम लोगों को नेक्स्ट में देखना है। तो आइए देखते हैं अब ये हमारे पास क्या होगा। देखिए जो नेट टॉर्क हम लोगों ने अभी देखा कुछ देर पहले, नेट टॉर्क ऑन जो डाइपोल होता है, सो टी नेट जो टाउ नेट जो हमने डाइपोल पर देखा वो क्या होता है, पी वेक्टर और ई वेक्टर का जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। सो ये हमारा होता है क्या, नेट टॉर्क ऑन ए डाइपोल, ये हमारे पास नेट टॉर्क होता है। तो सपोज़ हमारे पास कोई एक डाइपोल है, सपोज़ इफ़ कंसीडर हमारे पास यहाँ पर कोई डाइपोल है, सपोज़ ये डाइपोल है हमारे पास ए और बी का, तो इसको किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा गया है और ये एंगल हमारा थीटा है, कुछ थीटा एंगल पर रखा गया है। अब इस डाइपोल को हम किसी एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू इसमें थोड़ा सा कुछ सपोज़ हमने
क्या किया कि इसको डी थीटा से डिस्प्लेस कर दिया। सो अगर ये डी थीटा से डिस्प्लेस होगा तो कुछ इस तरह से पोजीशन लेगा। सो ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है नाउ डी थीटा का डिस्प्लेसमेंट हो गया। सो हमने इसको इस तरह से रोटेट किया डी थीटा जो है सो डिस्प्लेसमेंट करके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करके। सो इस इंस्टेंट पे जो हमारा वर्क डन होगा, सो द वर्क डन by the torque for displacement of डी थीटा, मीन्स हमने जब डी थीटा का डिस्प्लेसमेंट किया तो इस पर कितना वर्क डन होगा। सो हम यहाँ पर अगर वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो हमने चूँकि डी थीटा डिस्प्लेसमेंट किया, स्मॉल डी थीटा मीन्स वो स्मॉल है, तो हमारा वर्क डन भी स्मॉल मैग्नीट्यूड का होगा और वो क्या होगा, टॉर्क इनटू ये डी थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए हमको अभी टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड हम लोगों ने देखा था वो क्या होता था, पी ई साइन थीटा हम लोगों ने लिया था इनटू डी थीटा। अब देखिए ये जो वर्क डन कर रहा होगा, ये रोटेशन जो कर रहा होगा, जो बंदा कर रहा होगा वो डिस्प्लेसमेंट उस फोर्स के अलॉन्ग ही होगा, लेकिन यहाँ पर जो क्या बोले ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा वो काउंटर फोर्स लगा रहा होगा। और हमने देखा भी है कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होता है वो वर्क डन निगेटिव करता है और एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो वर्क डन पॉजिटिव करता है। सो इस तरह हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पर फील्ड की वजह से और ये सब टॉर्क जो कैलकुलेट हुआ है वो इंटरनल फोर्स में काउंट होकर के जो वर्क डन हो रहा है वो W इज इक्वल्स टू डी मीन्स स्मॉल वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी ई साइन थीटा डी थीटा के इक्वल हो जा रहा है। अब सपोज हमने यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर से हम स्टार्ट करें, मीन्स E इज इक्वल्स टू यहाँ पर से कहीं पर स्टार्ट करें और अगर हम इसको डिस्प्लेस कर करके मैंने मीन्स इनिशियली हमने थीटा को 90 डिग्री पर लिया है और अगर इसको यहाँ पर से डिस्प्लेस कर करके अगर हम लोग यहाँ पर लाएंगे मीन्स जब थीटा इक्वल टू 0 होगा तो हम लोग देख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में या वर्क डन में क्या चेंज हो रहा है। इसको हम 90 डिग्री क्यों ले रहे हैं पहले इनिशियली, इसको हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं, वो रेफरेंस का कॉन्सेप्ट है। सो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, दी चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल जो होता है हमारा वो क्या होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं डी यू इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डी डब्ल्यू। ये हम लोग पहले ही से देख रहे हैं, वर्क डन मीन्स फोर्स जहाँ पर देख रहे थे वहाँ पर से ही देख रहे हैं। तो यहाँ पर टॉर्क के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट होगा। तो ये यहाँ पर क्या आएगा, माइनस ऑफ ये हमारा डी डब्ल्यू कितना है, डेल्टा डब्ल्यू, ये हमारा क्या है, सो माइनस ऑफ पी ई साइन थीटा डी थीटा। सो ये हमारा टर्म क्या बन जाएगा, पी ई साइन थीटा और डी थीटा। सो ये हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हम लोगों को यहाँ से आ जाएगा। अब इफ़ सपोज़ हमने ये जो चेंज किया है, सपोज़ हमने थीटा का वैल्यू कैसे लिया है 90 डिग्री टू कोई सर्टेन एंगल, मीन्स थीटा हम लोग कंसिडर, वो थीटा हमारा लास्ट में 0 भी हो सकता है, मीन्स इनिशियली हमने 90 डिग्री लिया है। तो अगर हम लोग इनिशियल वैल्यू 90 डिग्री लेंगे तो ये क्या हमारे लिए कर सकता है, तो देखिए अगर हम थीटा का वैल्यू चेंज करेंगे 90 डिग्री से सम थीटा वैल्यू, तो यहाँ पर क्या होगा फाइनल वैल्यू। सो फाइनल वैल्यू हमारा थीटा पर आ रहा है और इनिशियल हमारा क्या था 90 डिग्री। सो चेंज इन पोटेंशियल हमारा इस तरह से लिखा जाएगा। और ये जो हमारा पी है ये जो हमारा पी है, सो इस पी को क्या लिख, ये पी ई साइन थीटा डी थीटा, और यहाँ पर जो हमारा इंटीग्रेशन है वो 90 डिग्री टू सर्टेन एंगल थीटा है, इस तरह से हमारे पास। सो इस प्रकार हम लोग क्या कह सकते हैं कि देखिए इसका जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे सो पी हो जाएगा और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस थीटा हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आएगा 90 डिग्री और ये सर्टेन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जब हम लोग cos 90 मीन्स इसको एक एक करके जब वैल्यू बिठाएंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा P और माइनस ऑफ cos थीटा होगा। तो माइनस को हमने जैसे पहले बाहर लिया है तो
सॉरी, ये हमने जो माइनस को पहले बाहर ले लेते हैं और इस प्रकार हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं। देखिए ये माइनस हमारा बाहर हो गया, तो ये पी को भी बाहर ही लेना ठीक होता। चलिए अभी ले लेते हैं। सो ये हमारे पास अभी क्या बन रहा है, कॉस थीटा माइनस ऑफ ये कॉस 90 डिग्री। सो कॉस 90 के लिए तो जीरो हो रहा है, ये पार्ट हमको नहीं देखना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है, देखिए माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा बच रहा है। सो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इस टर्म पी ई कॉस 90 वाला टर्म जो है वो वाला जीरो हो रहा है। सो यहाँ पर जो बच रहा है चेंज इन पोटेंशियल वो ओनली हमारा थीटा के लिए बच रहा है। सो इसलिए हमने यहाँ पर जो रेफरेंस पॉइंट था वो 90 डिग्री से लिया था, ताकि ये वैल्यू हमको जीरो आए, तो इस पॉइंट का वैल्यू हमको पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हमसे मिल पाए। तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर से क्या देख सकते हैं कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा है ये हमारा क्या हो सकता है, अगर हम इसको इस तरह लिखे तो भी हम सेम ही रिजल्ट मिलेगा हमको। इससे क्या मतलब है, ये P और E का डॉट प्रोडक्ट है। सो P और E का डॉट प्रोडक्ट होने से ये PE क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। सो इस प्रकार हम लोगों को मिलता है पोटेंशियल एट किसी थीटा एंगल पे, जब हम इसको 90 डिग्री से रोटेट करके किसी थीटा एंगल पर ला रहे हैं, तब हमारा रेफरेंस 90 हो जाने की वजह से उस थीटा पर क्या पोटेंशियल है या उस थीटा पॉइंट पर एग्जैक्ट क्या पोटेंशियल एनर्जी है, वो वैल्यू हमको मिल जाता है पी और ई का डॉट प्रोडक्ट करने से। तो इस प्रकार हमने पोटेंशियल एनर्जी देख लिया। अब जो हम लोग नेक्स्ट चीज़ देखने वाले हैं इसमें, वो है हमारा कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर। सो ये सब थ्योरी पार्ट है पर हमें देखना ज़रूरी है। सो कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स हमको देखना है। कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स, तो इसको हम लोग समझेंगे ज़्यादा और लिखेंगे थोड़ा सा कम, ताकि ये थ्योरी जैसा ना लगे, क्योंकि फिजिक्स थ्योरी जैसा चीज़ कुछ नहीं है, ये कॉन्सेप्ट की चीज़ है। तो हमको जस्ट समझना है। सो हम समझेंगे और उस कॉन्सेप्ट को खुद से भी लिखेंगे और मैं थोड़ा सा लिखने का भी ट्राई करूँगा। सो फाइन, देखिए जो हमारे पास कंडक्टर होता है ये कैसा बिहेवियर शो करता है, अगर हम देखना चाहें कि जब ये किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा गया तो ये कैसा बिहेवियर शो करेगा। तो हम लोग ये देखते हैं कि इसका जो मीन्स बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होता है वो लूजली पैक होता है, और जब ये किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड के इन्फ्लुएंस में आता है तो ये ईज़िली उस बॉडी को, उस पेरेंट एटम को छोड़ देता है। और इंसुलेटर में जो होता है वो इस तरह का नहीं हो पाता, या क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स कहे या इंसुलेटर कहे, तो उसमें इस तरह का बिहेवियर नहीं होता कि जब वो इलेक्ट्रिकल फील्ड में लाया जाए तो क्या बोल रहे हैं वो इतना लूजली पैक हो कि वो अपने पेरेंट एटम को छोड़ दे, ऐसा चीज़ नहीं देखा जाता। और जो हमारा सेमी कंडक्टर है उसमें क्या होता है कि किसी सर्टेन टेम्परेचर पे आकर के, मीन्स उसमें हम अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उस टेम्परेचर पे आकर के यहाँ पर जो है कुछ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। तो इस प्रकार इन तीनों को कंडक्शन के आधार पर कैटेगराइज किया गया है। तो हम अगर इसको छोटे टर्म में अगर लिखने का ट्राई करेंगे तो हम लोग देखिए क्या कह सकते हैं, मटीरियल्स can be classified or divided, can be divided into three categories according to their behavior, according to their behavior according to their behavior when placed in an इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब इनको इलेक्ट्रिकल फील्ड में, मीन्स मटेरियल को किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में अगर लाया जाए, फील्ड के इन्फ्लुएंस में अगर लाया जाए,
तो उनका बिहेवियर 3 प्रकार से कैटेगराइज किया गया है, और उस 3 प्रकार से जो है मटेरियल को कैटेगराइज किया गया है। उसमें से पहला जो है हमारा वो कंडक्टर होता है। सो पहला हमारा कंडक्टर है, दूसरा हमारा डाई इलेक्ट्रिक है, सो डाई इलेक्ट्रिक है, और तीसरा हमारा जो है वो सेमी कंडक्टर है, तो सेमी कंडक्टर है। ये 3 तरह से इनको कैटेगराइज किया गया है। और जैसा कि हमने कहा कि जो कंडक्टर होता है, सो इसको लिखते हैं थोड़ा सा। सो कंडक्टर जो हमारा होता है, मीन्स कंडक्टर जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स लूजली पैक्ड होते हैं। सो इन कंडक्टर्स the outer electrons of each atom, जो भी कंडक्टर है उनका एटम, तो आउटर इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एटम और मॉलिक्यूल भी, या कुछ भी ले सकते हैं। अगर छोटा में होगा तो एटम ही होगा, और थोड़ा सा बड़े साइज का होगा तो उसमें मॉलिक्यूल्स भी होंगे। सो मॉलिक्यूल्स आर वीकली पैक्ड होते हैं, ये आर वीकली बाउंडेड टू इट, आर वीकली बाउंडेड हम लोग लिख लेते हैं। तो मॉलिक्यूल्स, द आउटर इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एटम और मॉलिक्यूल्स आर वीकली बाउंडेड। सो क्या होता है, these electrons are almost free to move throughout the body। अब देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर कोई क्यू चार्ज है, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड है, तो उसके ऊपर क्यूई फोर्स लगेगा। तो उस क्यूई फोर्स की वजह से जो आउटर इलेक्ट्रॉन पर क्यूई फोर्स लगेगा, इसको हम लोग थोड़ा सा अगर देखना चाहें, सो अगर कोई क्यू आउटर इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर क्यूई फोर्स लगेगा, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो चार्जेस होते हैं या इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये लूजली पैक्ड होते हैं, और उन पर अगर ये फोर्स काम करे तो ये आराम से अपने बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी मूवमेंट कर सकते हैं। तो इस टाइप का जो भी मटेरियल होता है उनको कंडक्टर के कैटेगरी में रखा गया है। जो दूसरे टाइप का कहा गया है वो होता है हमारा डाई इलेक्ट्रिक्स। सो डाई इलेक्ट्रिक्स में क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक्स में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। सो नेक्स्ट हम लोग अगर डाई इलेक्ट्रिक देखें, सो डाई इलेक्ट्रिक में क्या होता है, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो डाइइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। तो when such materials are placed in इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये थोड़ा सा ये बिट मूवमेंट करते हैं, लेकिन उस कंडक्टर की इलेक्ट्रॉन की तरह नहीं कि वो बॉडी में मूव कर सकते, थोड़ा सा मूवमेंट करते हैं। ऐसा नहीं कि मूवमेंट ही नहीं होता, थोड़ा सा मूवमेंट होता है। तो आर प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड, दी इलेक्ट्रॉन्स में स्लाइटली, बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है, स्लाइटली शिफ्ट, इलेक्ट्रॉन में स्लाइटली शिफ्ट अपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड। हम जानते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज होता है उस पर अपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड फोर्स होता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ही चर्चा हो रहा है। सो हम लोग इसलिए यहाँ पर अपोजिट टू द फील्ड लिख रहे हैं, अपोजिट टू द फील्ड। बट वो है कैनॉट लीव देयर पेरेंट एटम, बट दे कैनॉट लीव देयर पेरेंट एटम, पर वो अपने पेरेंट एटम को छोड़ नहीं सकते। मीन्स उसमें जस्ट समझने के लिए कि क्या होता है, स्लाइट जो है वो मूवमेंट होता है। जो इसी प्रकार थर्ड हमारा चीज़ है वो है सेमी कंडक्टर। सो सेमी कंडक्टर कुछ इस प्रकार का मटेरियल होता है कि एट
0 केल्विन 0 केल्विन टेम्परेचर सच मटेरियल, हमने पहले कहा कि कुछ टेम्परेचर को अगर रेज करेंगे तब इनमें मोमेंट देखा जाता है, कुछ इलेक्ट्रॉन जो है तब इनमें फ्लो कर सकते हैं, लेकिन मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर पर या रूम टेम्परेचर पर या एक सर्टेन टेम्परेचर ना होने पर जो इनके अलग अलग सेमीकंडक्टर बॉडी के लिए अलग अलग होता है, वो अगर ना हो तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा। क्या कह रहा है, सच मटीरियल्स इस 0 केल्विन टेम्परेचर पर सच मटीरियल्स बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर, वो एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, मीन्स नो उसमें कंडक्शन होता है, बट एट हायर टेम्परेचर जब टेम्परेचर को हम लोगों ने बढ़ा लिया, ए स्मॉल नंबर ऑफ electrons are able to move। सो हम लोग यहाँ पर जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो कुछ स्मॉल अमाउंट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहते हैं कि मूव करने को मूव कर जाते हैं। सो इस प्रकार सेमीकंडक्टर, डाई इलेक्ट्रिक और कंडक्टर, ये 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है जब हम किसी मटेरियल को इलेक्ट्रिकल फील्ड के इन्फ्लुएंस में लाते हैं। तो जो हम लोग इसमें नेक्स्ट चीज़ देखने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर। सो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर। सो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम लोगों को समझना है, सीखना है, बारीकी से देखना है, और आए देखेंगे, आए ट्राई कि इसको लिखा जाए, और अगर ना लिखूं तो आपको खुद के लैंग्वेज में लिखना है। हमारा टारगेट यहाँ पर ये रहेगा कि हम इसको बेहतर से समझें। सो देखिए, जो हमारे पास पहले कोई मीन्स कंडक्टर है, तो उसमें क्या होता है, उस कंडक्टर में अगर यहाँ पर कोई सिंपली कोई कंडक्टर यहाँ पर रखा गया है जहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है, तो इसमें जनरली जितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने अमाउंट ऑफ प्रोटॉन है, ऐसा है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है सेम अमाउंट में है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये कंडीशन कब है, जब नो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, यहाँ पर नो इलेक्ट्रिकल फील्ड है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक न्यूट्रलाइजेशन करते खुद के अंदर में। तो यहाँ पर हम लोग जो है सो इसको बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। सो इनिशियली द इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। सो हम लोग इसमें क्या कह सकते हैं, जब ये इलेक्ट्रिकल फील्ड में नहीं होता तो यहाँ पर इनिशियली the conduction electrons are uniformly distributed होता है within the plate। अब यहाँ पर देखिए, हमने ये कहा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं वो प्रोटॉन भी उतने ही होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इनिशियली नो नेट चार्ज होता है किसी भी कंडक्टर के ऊपर में। सो इनिशियली द नेट चार्ज इनसाइड एक कंडक्टर जो होता है, नेट चार्ज इनसाइड एक कंडक्टर जो होता है वो हमारा 0 होता है। लेकिन अगले इंस्टेंट में जब देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर सपोज हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल ने, ये हमारा फर्स्ट इंस्टेंट था, जो हमारा नेक्स्ट इंस्टेंट हो रहा है
उसमें हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर इस कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड के इन्फ्लुएंस में ले आएंगे। देखिए, तो जब हम लोग किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड के इन्फ्लुएंस में इसको ले आएंगे तो इसमें जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन था वो आपस में रीडिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। और रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, जो प्रोटॉन्स है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन में जो है सो अलाइंग हो जाएंगे, मीन्स इलेक्ट्रिकल फील्ड के डायरेक्शन में अलाइंग हो जाएंगे। और जो इलेक्ट्रॉन हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे शुरू करना अपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो अब देखिए इसमें क्या होगा कि इसकी वजह से ये जो अलाइनमेंट होता रहेगा, हमने एक इलेक्ट्रिकल फील्ड इस कंडक्टर को लाया, मीन्स इस कंडक्टर को एक इलेक्ट्रिकल फील्ड के इन्फ्लुएंस में लाया, तो क्या हो रहा है कि इसमें चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो रहा है। तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन ग्रेजुअली हो रहा है, मीन्स धीरे धीरे हो रहा है। और ये कब तक होता रहेगा, तो देखिए इसमें ये कब तक होगा, तो हम लोग देखते हैं कि किसी भी अगर हमारे पास दो चार्जेस हो, मीन्स अपोजिटली चार्ज हो, तो उनके बीच एक इलेक्ट्रिकल फोर्स इलेक्ट्रिकल फील्ड बनता है। वो किस तरह से, देखिए पॉजिटिव चार्ज जो है वो उसके चलते हम लोग देखते हैं, अगर कहीं पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है तो उसके चलते आउटवर्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड, और निगेटिव चार्ज को जो है उसके तरफ, मीन्स निगेटिव चार्ज की ओर इलेक्ट्रिकल फील्ड बनता है। तो इस इलेक्ट्रिकल फील्ड को अगर हम लोग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड कहेंगे, या मान लीजिए ई डैश इलेक्ट्रिकल फील्ड कहें, तो ये भी ग्रेजुअली ग्रो करना जो है वो धीरे धीरे स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे ये भी अपना स्ट्रेंथ बढ़ा रहा होगा। ये कब तक अपना स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, सो व्हेन, इसको हम लोग लिख लेते हैं बारीकी से समझने के लिए। सो व्हेन ए कंडक्टर इज taken into an electric field, तो वहाँ पर क्या होता है, बिकॉज ऑफ चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन, induced electric field is created। सो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होता है वहाँ पर बन जाता है, विच वो क्या करता है, विच ग्रोज इट्स स्ट्रेंथ, वो अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, विच ग्रोज इट्स स्ट्रेंथ until it becomes equal to the applied electrical field, electric field। हेंस इसकी वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का कैंसिलेशन हो जाएगा, हेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor is 0। अब देखिए इसमें हम लोग इसको इस तरह समझ ले कि ऐसा नहीं कि ये बाहर है, मीन्स ये कंडक्टर अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर है तो इसको हम इसके इनसाइड में भी इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड, और इंड्यूस्ड फील्ड जो बनना है वो इस डायरेक्शन में बन। सो इसका और इसका कैंसिलेशन होता रहेगा, और एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब ये इक्वल हो जाएगा, फिर ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो इस वजह से कंडक्टर के इनसाइड में कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो जाता है, थ्योरी पार्ट, और न्यूमेरिकल हमारा चल रहा है। सो थैंक यू, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।